हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रवि वर्मा और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं वो सारे आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक से इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से पिक किए हैं। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपका यह चैप्टर न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज हो जाएंगे। इसके अलावा आप यह मान सकते हैं कि आने वाले समय में जब आप नीट और जेईई का एग्जाम देंगे तो मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन या डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट्स यहाँ से आपको मैच मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को अपन स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू अ करंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज 2 इंटू 10⁻⁵ टी, टी बोले तो टेस्ला, द करंट इन द कंडक्टर इज। देखिए कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर दिया गया है। लॉन्ग बोलने का मतलब यह है कि यह वायर जो है वो दोनों तरफ से इनफाइनाइट लॉन्ग है और इसमें आपको करंट सपोज करिए आई फ्लो हो रहा है। और यहाँ से अगर आप आर डिस्टेंस पर देखते हैं, आर डिस्टेंस मतलब 1 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है डिस्टेंस, कोई पॉइंट पी है, उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसकी वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10⁻⁵ टी। तो आपको ये जो करंट फ्लो हो रहा है इसको निकालना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्वेश्चन को फिजिक्स में करने का, सबसे इंपॉर्टेंट होता है यह कि आप क्वेश्चन को पहले समझिए और इस डायग्राम के मेथड से उस क्वेश्चन को एक बार ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि क्वेश्चन को आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज जब क्वेश्चन आप बार बार पढ़ेंगे तो उससे आपका टाइम वेस्ट होता है और एग्जाम अगर आप स्पेशली नीट और जेईई का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर टाइम्स बहुत कीमती है। तो यहाँ पर आपको करंट की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अब अपन फॉर्मूला पे जाते हैं। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के कारण से आर डिस्टेंस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0I/2 इंटू आर। तो यहां पर जो आर दिया हुआ है ना, ये आर कितना दिया हुआ है, दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आर जो आपका 1 सेंटीमीटर है ना, इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। रीजन ये है कि डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वह आपको मीटर होता है, नॉट की सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना होता है ना तो उसे हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं। आप चाहें तो इसको पॉइंट में भी बना सकते हैं या आप डायरेक्ट इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अगर आप पॉइंट में बनाएंगे तो 0.01 मीटर आएगा और डायरेक्ट आप इसको भी लिखेंगे तो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए म्यू नॉट का वैल्यू देखते हैं। अच्छा, म्यू नॉट का वैल्यू आपको पता है कि वो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो म्यू नॉट की जगह पे हम लोग लिखेंगे 4 पाई 10⁻⁻7। आई की जगह पे आपका आई है। इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई और आर की जगह पे आपको आ जाएगा डेट इज 1/100। मैं 100 ही यूज कर रहा हूँ, ये 100 बाद में ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू इसकी वैल्यू जो दी हुआ है वो दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻5। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस वन इज इक्वल टू दिस। अब यहां से अगर 2 पाई से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 2। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपको 2, यहाँ पे है इंटू 10⁻⁻7। ये 100 को ऊपर ले जाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। 100 को आप कैसे लिख सकते हैं, 10⁻2 दैट इंटू आई विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो सेम बेस होता है तो आपको पावर्स जुड़ जाते हैं, जैसे मैंने पहले भी देखा था। तो आपको भी ये पता होगा कि 2 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 2 डेट विल बी इक्वल टू -5 इंटू आई विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻5। इसको अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी आई की जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो आपको आएगी 1। देखिए होता क्या है कि अगर इक्वल टू है ना तो न्यूमरेटर आपको न्यूमरेटर से कैंसिल होता है, डिनोमिनेटर आपको डिनोमिनेटर कैंसिल होता है अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट साइड में। और अगर एक साइड में देखिएगा ना तो न्यूमरेटर आपको डिनोमिनेटर से कैंसिल होता है। यहाँ पे इक्वल टू के दोनों तरफ काट रहे हैं तो ऊपर वाला ऊपर वाले से कटेगा, यानी यहाँ पे करंट की वैल्यू 1 एम्पियर आ गई, जो आपको है ऑप्शन नंबर 1। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से अगर सॉल्व किए तो कितने आसान तरीके से सॉल्व हो गया। चलिए अब इससे थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस को अपन देखते हैं। हाँ जरूर हाई लेवल का है पर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड आई एंड कैरिंग अ करंट आई इज। देखिए इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर मैंने ले लिया एक स्क्वायर,
ये आप देख सकते हैं स्क्वायर। स्क्वायर किसे कहते हैं? स्क्वायर उसे कहते हैं जिसके चारों साइड्स इक्वल हो और कॉन्जिक्यूटिव साइड्स के बीच में एंगल जो हो दैट इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर मैं इसका नेमिंग भी देता हूँ, दैट इज ए बी, सपोज करिए बी सी है ना, और ये रहा सी डी। इसमें आपको करंट इंटर कर रहा है, यहाँ से करंट एग्जिट कर रहा है, करंट सपोज करिए आई इंटर कर रहा है, आई ने स्मॉल आई दिया हुआ है तो आई स्मॉल आई इंटर कर रहा है, और इस डायरेक्शन में आपको करंट फ्लो होकर वापस रिवर्स चला जा रहा है। तो ए बी के कारण से अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखिएगा, क्योंकि आपको निकालना है द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के सेंटर पर। तो सेंटर पर अगर आप देखते हैं तो ये रहा आपका सेंटर। अब ये ए बी के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ, क्योंकि कैसे देखते हैं अपन, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड में कैसे करते हैं, देखिए कोई भी डायरेक्शन आपको करंट का हो सकता है, चाहे आपका थंब हो चाहे आपको कर्ल ऑफ फिंगर। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि करंट जो उस वायर में फ्लो हो रहा है क्या वो स्ट्रेट वायर है या फिर वो कर्व वायर है। अगर स्ट्रेट वायर है जैसा कि यहाँ पर केस में है, तो उस केस में राइट हैंड का जो थंब है ना ये आपको करंट का डायरेक्शन देता है, और कर्ल ऑफ द फिंगर जो होगा वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। और अगर उल्टा हो, जैसे मान लीजिए कि करंट जो फ्लो हो रहा है वो आपको कर्व वायर में फ्लो हो रहा है, तो उस केस में कर्ल ऑफ द जो फिंगर जो है, राइट हैंड का जो कर्ल ऑफ द फिंगर है वह आपको करंट का डायरेक्शन देगा, एंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर अगर आप देखोगे ना तो करंट आपको ऊपर की तरफ जा रहा है और स्ट्रेट वायर है, इसका मतलब है कि थंब आपको डायरेक्शन देगा करंट का, और कर्ल ऑफ द फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड का। यानी ए बी के कारण से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, बी सी के कारण से भी आपको अंदर की तरफ होगा, सी डी के कारण से भी अंदर की तरफ होगा, और ए डी के कारण से भी अंदर की तरफ होगा। यानी अगर यहाँ पे बी टोटल आप निकालते हो तो बी टोटल होगा बी ड्यू टू ए बी प्लस बी ड्यू टू बी सी प्लस बी ड्यू टू सी डी प्लस बी ड्यू टू डी ए, ये चारों जुड़ जाएंगे। अच्छा, क्या चारों के कारण से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा? अब उसको आप ज्योमेट्री से देख सकते हो। देखो ये जो लेंथ होगा ना ये आपको टोटल लेंथ का हाफ होगा। टोटल साइड्स जो दिया गया है वो आपको एल दिया गया है, आप देख सकते हैं एल लेंथ का साइड्स है, यानी सबका साइड एल होगा, तो यानी ये होगा L/2। यानी हर जगह जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम सेंटर से वो आपको सेम होगा। अगर एंगल की बात करें तो ये वाला एंगल जो होगा वो कितना डिग्री होगा? देखिए अगर एक स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर जो सेंटर से जो एंगल बनाते हैं उसके साइड्स वो आपको होता है, यहाँ पे देख सकते हैं चारों एंगल्स इक्वल होंगे, और एक पॉइंट के अबाउट जो टोटल एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री, यानी जिसको 4 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। और अगर इसमें बीच में स्ट्रेट वायर डाले हैं यानी ये दोनों एंगल्स जो होगा वो सेम होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। और ये हर जगह यही केस होगा, हर जगह आपको एंगल्स जो होंगे वो आपको सेम होंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि ये आपको 45 डिग्री होगा, ये आपको 45 डिग्री होगा, हर जगह आपको लेंथ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द साइड्स जो होगा सेम होगा, और जो एंगल सस्पेंड कर रहा है वो पॉइंट दोनों सिरे का वो भी आपको सेम है। इसका कहने का मतलब ये है कि बी ड्यू टू ए बी विल बी इक्वल टू बी ड्यू टू बी सी विल बी इक्वल टू बी ड्यू टू सी डी विल बी इक्वल टू बी ड्यू टू ए डी ए। मतलब चारों मैग्नेटिक फील्ड साइड्स, चारों साइड्स के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना वो आपको सेम रहेगा, वही चीज यहाँ पर लिखा गया। तो इसके कारण से, और एंगल भी देखें तो ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री होगा। एक हाँ, और एंगल भी देखें तो ये आपको जो होगा वो होगा आपको 45 डिग्री, और ये भी होगा आपको 45 डिग्री, और ये जो लेंथ होगा दैट विल बी L/2। अब यहाँ पर बी ड्यू टू ए बी का फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, पहले बी टोटल यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बी टोटल को आप लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ बी ड्यू टू ए बी। इसके 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 सबको x मान लीजिए, चलिए x x x मान लीजिए, x x मान लिए तो 4x हो जाएगा, तो दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ बी ड्यू टू ए बी दैट इज 4x। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे बी ड्यू टू ए बी, अगर मैं फॉर्मूला देखता हूं तो क्या आएगा? बी ड्यू टू ए बी का फॉर्मूला अगर मैं देखता हूं तो यहां पर फॉर्मूला क्या है? यहां से करंट जो फ्लो हो रहा है आई, लेंथ जो है L/2, तो फॉर्मूला मेरा क्या होता है? फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू आर, आर दैट इज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर टू द करंट कैरिंग वायर जो यहाँ पे L/2 है, इंटू साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। तो यहाँ पर θ1 की वैल्यू देखा जाए दैट इज 45 डिग्री, यानी साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस साइन ऑफ 45 डिग्री इंटू ये हो जाएगा आपको म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू आर दैट विल बी इक्वल टू बी ड्यू टू ए बी। बी ड्यू टू ए बी को अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, तो 1/√2 प्लस 1/√2 दैट विल बी इक्वल टू
2/√2। और मुझे चूंकि बी टोटल निकालना है, जो बी ऑफ ए बी का 4 टाइम्स होता है, तो बी टोटल में निकालूंगा, दैट विल बी इक्वल टू बी ऑफ ए बी का 4 टाइम्स, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ये जो लिखा हुआ है दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू 2/√2। आप देख सकते हैं, तो यहां से आप देख सकते हैं 4 से 4 कैंसिल हो गया। अगर ये √2 को अगर आप देखेंगे तो ये √2 किससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2/√2 से कैंसिल हो जाएगा। यानी यहां पर आपको जो वैल्यू आ जाएगा दैट वन विल बी इक्वल टू, तो यहां पर अगर अपन कैंसिल करते हैं तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा √2। यानी यहां पर आपको वैल्यू आ जाएगा √2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 4r। अच्छा, ये r जो है इसको भी आपको l/2 पुट करना होगा, तो यहाँ पर r को मैं l/2 पुट नहीं किया, तो ये l/2 जो है फिर आपको ऊपर चला जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, तो b ऑफ टोटल अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अच्छा, अब इस √2 को कैंसिल मत कीजिए, इस √2 को कैंसिल अभी आप इससे मत कीजिए, ठीक है, यहाँ पर अभी आप रहने दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा √2, ये 2 ऊपर से चला जाएगा, तो इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पे हो गया √2। ये √2 जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन पाई इंटू एल इंटू 2√2, क्योंकि ये √2 जो है ये आपको जब ऊपर जाएगा तो 2√2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ कि द मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड्स L एंड कैरिंग अ करंट I इज। कहने का मतलब यह है कि जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में आपको करंट फ्लो हो रहा है तीनों साइड्स के कारण से, तो इसके सेंट्रॉइड पर जो इसके मिड में है उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। आप चाहे तो इसको नेमिंग कर दीजिए, इसको मैं AB लिख देता हूँ, फिर ये BC लिख देता हूँ। तो B टोटल जो होगा एट सेंट्रॉइड जो होगा वो किसके किसके कारण से होगा, वो तीनों साइड्स के कारण से होगा, डेट विल बी इक्वल टू B ड्यू टू AB प्लस B ड्यू टू BC प्लस B ड्यू टू CA, ये CA वाले वायर के कारण से। अच्छा, तीनों वायर के कारण से क्या सेम डायरेक्शन में होगा, आप राइट हैंड रूल से देखेंगे, इसमें इसके कारण से अंदर की तरफ, इसके कारण से भी अंदर की तरफ हो गया, और इस वाले साइड्स के कारण से भी अंदर की तरफ, यानी तीनों के कारण से अंदर की तरफ है। ज्योमेट्री वाइज देखिएगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो तीनों साइड्स के कारण से आपको जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो सेम होगा। क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है हर जगह, आप देखिएगा ये डिस्टेंस हर जगह सेम है, और ये एंगल जो है वो भी आपको सेम मिलेगा हर केसेस में। यानी यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि B ड्यू टू AB विल बी इक्वल टू B ड्यू टू BC विल बी इक्वल टू B ड्यू टू CA। यानी अगर B टोटल निकालना है तो किसी एक का निकाल दीजिए और उसको 3 टाइम्स कर देंगे तो आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंट्रॉइड मिल जाएगा। अब किसी एक के कारण से अगर अपन देखते हैं तो देखिए, अगर इस लाइन को भी अगर अपन ज्वाइन करते हैं, जैसे सपोज करिए इस लाइन को अगर अपन ज्वाइन करते हैं, तो ये जो लाइन का लेंथ होता है, ये लाइन का लेंथ कितना होता है, तो जैसा कि हमको पता है कि सेंट्रॉइड में जो हाइट होता है उसका फॉर्मूला होता है। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ये लेंथ आपको L है और ये चूंकि हाफ है तो ये हो गया आपको L/2, तो ये जो डिस्टेंस होगा आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, इसको आप मान लीजिए x, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है परपेंडिकुलर दी होल स्क्वायर अपॉन बेस दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस दी होल स्क्वायर। आपको x का निकालना है, तो x दी होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू L स्क्वायर और माइनस टाइम्स ऑफ L स्क्वायर बाई 4। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ L स्क्वायर बाई 4, दैट वन विल बी इक्वल टू x स्क्वायर, और x को अगर मैं निकालूंगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा 3L स्क्वायर बाई 4, यानी इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट 3L/2। ये आपको क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई। x बोले तो ये वाला लेंथ आपको आ गया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सेंट्रॉइड जो है मेरा उस वाले लेंथ पे किसी बीच वाले पॉइंट पे है, जैसे यहाँ पे है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंट्रॉइड है। तो ये सेंट्रॉइड जो होता है ना, परपेंडिकुलर लेंथ को 2:1 रेशियो में काटता है, और मुझे नीचे वाला लेंथ निकालना है, यानी नीचे वाला ये वाला लेंथ देखोगे ना, ये होगा x/3, क्योंकि ऊपर वाला जो लेंथ होगा वो होगा 2x/3, ऊपर वाला 2 पार्ट होगा और नीचे वाला आपको 1 पार्ट होगा, मुझे सिर्फ 1 पार्ट को देखना है। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, तो ये लेंथ हो जाएगा x/3, तो x की वैल्यू कितनी आई, √3L/2 और इन अपॉन 3 कर देंगे, तो क्योंकि x/3 निकालना है, वही तो मेरा लेंथ है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा √3L/6।
अब यहां पर मैं निकालता हूं बी ड्यू टू ए बी। तो बी ड्यू टू ए बी अगर मैं देखूंगा तो क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, इसमें करंट आपको आई पास हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला अपना वही लगेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। थीटा 1 थीटा 2 क्या है, ये वाला एंगल आपका हो गया थीटा 1, दिस वन इज इक्वल टू थीटा 1, और ये वाला एंगल जो हो गया वो आपको थीटा 2। अब ये एंगल कितने होंगे, देखिए टोटल एंगल हम लोग ने अभी देखा था, टोटल एंगल कितना होगा, ये टोटल 120 होगा। क्यों, ये 120 ये 120 ये 120 तीनों मिला के आपको हो जाएगा 360। अब उसका हाफ ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 60, यानी ये थीटा 1 जो है वो आपको 60 डिग्री हो जाएगा और थीटा 2 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसको पुट करेंगे तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है, यहाँ पे पुट करेंगे तो डेट इज √3/2, और ये भी साइन 60 है, ये भी हो जाएगा √3/2। यहाँ पर ये आ गया और उसके बाद इस वैल्यू को देखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू आर। अगर अपन बी टोटल देखते हैं तो बी टोटल कितना हो जाएगा, तो बी टोटल हो जाएगा इसका 3 टाइम्स, तो पूरे वैल्यू को लिखते हैं 3 इंटू ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन आई, आपको स्मॉल आई है तो आप स्मॉल आई लिख लीजिएगा, अपॉन 4 पाई आर। आर की जगह पे हम लोग ने क्या लिया था, ये डिस्टेंस, तो जो डिस्टेंस कितना आया था, ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना आया था √3L/6, यानी ये हो जाएगा आपको आर। तो इस आर को हम लोग उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, तो इस आर को अपन पुट करेंगे, इसको थोड़ा मैं ठीक से लिख देता हूँ, ये रहा। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, आर की जगह पे पुट करूंगा √3L/6 इंटू ये हो जाएगा √3/2 प्लस √3/2 डेट इज 2/2 इंटू √3/2। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है √3, आपको दिख नहीं रहा है, ये थोड़ा सा स्पेस कम है इसके कारण से, मैं इसको ऊपर भी लिखूंगा √3L/6, ठीक है। अब इसमें चाहे तो √3 से √3 कैंसिल कर सकते हैं, ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 2 जा 2 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ नहीं किया हूं मैं, सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 जब ऊपर जाएगा तो 3 3 9, 9 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन नीचे में हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे आपको पाई है और यहाँ पे एल है, डेट इज 2 पाई एल। ये आपको आंसर आया है, आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। आर लिख दिया हूँ जबकि यहाँ पे आया है एल, तो इसको आप एल कर देंगे। तो ये आपको ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है 2। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से इस टाइप के बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स भी आपसे सॉल्व होगा, और ये आपको मैक्स लेवल है जो आपको नीट और जेईई मेंस में पूछा जा सकता है। मैं फिर आगे बढ़ता हूँ, डेट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि अ वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड कैरिंग अ करंट ऑफ आई, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कल इज। कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज करिए कि ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का मतलब आप जानते हैं हाफ सर्कल, और हाफ सर्कल जो सेंटर पर एंगल बनाता है वो थीटा इज इक्वल टू होता है पाई, जिसको हम लोग 180 डिग्री भी बोलते हैं। करंट का कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए, जैसे सपोज करिए करंट आपको इस तरफ आ रहा है, अभी आपको जो करंट कैरिंग वायर है वो आपको कर्व में है, यानी कर्ल ऑफ द फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल बी गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो बाहर की तरफ होगा, प्लेन से बाहर की तरफ। चलिए अब आपको ये निकालना है कि सेंटर पर जो होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, तो फॉर्मूला जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो होता है म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई इंटू आर, वेयर आर क्या होता है रेडियस, ये होता है आर डेट इज रेडियस, और 4 पाई यहाँ पे होता है जैसे 4 पाई बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। और यहाँ पे म्यू नॉट आई इंटू थीटा, तो थीटा की जगह पे हम लोग पाई पुट करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई, ठीक है। आई यहाँ पे स्मॉल है तो आप स्मॉल ले लीजिए, आई यहाँ पे आप स्मॉल ले लीजिए, ये आई हो गया। थीटा की जगह पे अपन पुट करेंगे इंटू पाई, और यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई इंटू आर, पाई से पाई आपका हो गया कैंसिल। तो आपने देखा इसमें आंसर क्या आ रहा है, तो इसमें आंसर आया म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। देखिए कितने आसान तरीके से ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो रहा है, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं पर बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, डेट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है।
तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट 4 एम्पेयर एंड 2 एम्पेयर into a plane of paper. A circular path is imagined to be enclosed this current. The value of फ्लक्स इंटीग्रल ऑफ बी ड्यू टू डी एल इज। देखिए कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक करंट कैरिंग वायर है और यहाँ पर एक और करंट कैरिंग वायर है। एक से जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 4 एम्पेयर और दूसरे से जो हो रहा है वो 2 एम्पेयर। अगर मान लीजिए कि टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर कंडक्टर 4 इनटू दी प्लेन ऑफ पेपर, एक प्लेन ऑफ पेपर में अंदर डाल रहे हैं, द सर्कुलर पाथ इज इमेजिन टू बी इनक्लोज दिस कर्व करंट। मतलब एक सर्कुलर पाथ हम लोग बनाते हैं, जो सर्कुलर पाथ जिन दोनों करंट को इनक्लोज किया हुआ है, इनक्लोज किया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है इंटीग्रल ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल। देखिए आपको पता है कि एम्पेयर्स लॉ क्या कहता है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनक्लोज्ड। वो जो सर्कुलर पाथ आपने लिया इनक्लोज्ड, या सर्कुलर हो या कोई भी पाथ हो, उसमें जो करंट इनक्लोज्ड होता है वो यहां पर लिखते हैं, दैट इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनक्लोज। ये एम्पेयर्स लॉ है और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो बहुत इजी है, म्यू नॉट है और इसमें जो करंट है वो आपको कितना है 4 + 2, यानी 4 + 2 कितना हो गया 6, यानी आंसर हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है a proton is fired with a speed of 2 × 10⁶ meter per second at an angle of 60 degree to the y-axis, full stop. If a uniform magnetic field of 0.1 Tesla is applied along y-axis, the force acting on proton will be. Proton is, देखिए कहने का मतलब क्या है कि एक प्रोटॉन है, उसको वाई एक्सिस से 60 डिग्री के एंगल पर वेलोसिटी दिया गया है और वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो आपको यहां पर दिया हुआ है, दैट इज 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इस वाई एक्सिस के अलोंग ही आपको मैग्नेटिक फील्ड बी भी दिया हुआ है और इसकी वैल्यू भी दिया हुआ है, दैट इज 0.1 t, दैट इज टेस्ला। तो आपको निकालना है फोर्स ऑन दी प्रोटॉन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट ही होता है, यानी वो चार्ज की वैल्यू जो होगी वो होगी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब फोर्स मैग्नेटिक का अगर आप फॉर्मूला देखते हैं तो फोर्स मैग्नेटिक का फॉर्मूला क्या होता है Q × V क्रॉस B। तो यहाँ पर Q की वैल्यू देखेंगे तो Q कितना हो जाएगा, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19। V की वैल्यू देखेंगे तो V क्रॉस B का मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ V है ना, दैट इज ये हो जाएगा VB साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट है तो आपको VB × साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। थीटा यहाँ पे कितना है, तो थीटा यहाँ पे है दैट इज 60 डिग्री, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वही आपको थीटा होगा, V क्रॉस B है। तो V क्रॉस B कहने का मतलब क्या है, V क्रॉस B कहने का मतलब ये है दैट इज मॉड ऑफ B × साइन ऑफ थीटा, और थीटा क्या होगा, V और B के बीच में एंगल आप देख सकते हैं, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल यहाँ पर जो दिया हुआ है दैट इज 60 डिग्री, यानी यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे दैट इज साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, दैट इज √3/2। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। वेलोसिटी की जगह पे मैं ये वेलोसिटी पुट करूंगा जो आपका दिया हुआ है 2 × 10⁻⁶। मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड पुट करूंगा दैट इज 0.1, साइन ऑफ 60 डिग्री की जगह पे पुट करूंगा √3/2। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए यहाँ से इसको ये क्रॉस कट कर देंगे तो कट हो जाएगा, और यहाँ पे 1.6 जो है और इंटू 0.1 जो है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 0.1 को आप ये हटा दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है। यहाँ पे -19 है तो ऊपर आ जाएगा -20 हो जाएगा और वो हो जाएगा 10⁻6, यानी इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 प्लस 6 -1। -1 कहाँ से आया, क्योंकि नीचे में जो है वो आपको ऊपर आ जाएगा, और इंटू √3 तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 1.6 × √3 × 10⁻⁻14। -14 कैसे हुआ, -19 + 1, तो ये हो जाएगा 1.6 × √3 × 10⁻⁻14। ये आपको आ गया वैल्यू दैट इज फोर्स का। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है
An alpha particle is moving in a uniform magnetic field that is 3 I cap plus 2 j cap with a velocity of 5 into 10 raised to power 5 meter per second. The magnetic force acting on the particle will be. आपको मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। तो देखिए मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वही होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, अच्छा इसमें दिया हुआ है अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम प्लस 2 एलिमेंट। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हीलियम से अगर 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं तो वो अल्फा पार्टिकल की तरह एक्ट करता है। यानी अल्फा पार्टिकल में जो चार्ज होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ ई। ई का वैल्यू अपने को पता है, डेट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19 कूलम। अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी देखा जाए तो आपको वेलोसिटी दिया हुआ है 5 इंटू 10 रेज़ पावर 5 और मैग्नेटिक फील्ड देखा जाए तो ये दिया हुआ 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो यहाँ पर देखिए तो वेलोसिटी आपको कितना हो जाएगा, वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 आई कैप। अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो यहाँ पर हम लोग फोर्स मैग्नेटिक का अगर वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, तो एफ मैग्नेटिक का फॉर्मूला जो होता है डेट इज क्यू इंटू वी क्रॉस बी। क्यू की जगह पे मैं पुट करूंगा 2 टाइम्स ऑफ ई, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है वो 2 टाइम्स ऑफ ई होता है। अच्छा वेलोसिटी की जगह पे हम लोग पुट करेंगे उसकी वैल्यू, तो वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 आई कैप क्रॉस बी की जगह पे हम लोग पुट करेंगे डेट इज 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। ठीक है, अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए यहाँ पर पहले इस कांस्टेंट को अपन बाहर निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू ई की जगह पे वैल्यू पुट कर देना माइनस 19 इंटू 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5। उसके बाद क्या आ गया आई कैप क्रॉस आई कैप 3 आई कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ जे कैप। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो क्या आ जाएगा आई कैप क्रॉस 3 टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस आई कैप क्रॉस 2 टाइम्स ऑफ जे कैप। आई कैप क्रॉस आई कैप जो होता है वो होता है आपको 0, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा आता है और आई कैप के बीच में एंगल होगा 0 डिग्री, यानी ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा आई क्रॉस जे। तो आई से अगर आप जे की तरफ जाते हैं तो आपको वैल्यू आएगा के, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ के। बाकी सारी वैल्यूज को अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 5 इंटू 2 10, यानी 10 रेज़ टू पावर 6 हो जाएगा और 6 में 19 घटेगा तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 प्लस 6। ठीक है, तो इसको अगर अपन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.2, 1.6 और 2 को मल्टीप्लाई कर देगा 3.2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 16 माइनस 19 प्लस 6 डेट इज माइनस 13। ये देखिए माइनस 13 के कैप। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कौन से ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है, तो यह दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में, यानी हमारा आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। देखा आपने कितने आसान तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है कि a particle of charge q and mass m moving with a velocity v along x-axis enter a region at x is equal to 0 with a uniform magnetic field b along the positive z-axis. The particle will penetrate this region in the x डायरेक्शन अप टू अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल d इज इक्वल टू। देखिए कहने का मतलब क्या है, ये देखिए 3 एक्सिस है। ये मान लीजिए आप x एक्सिस हो गया, ये मान लीजिए सपोज करिए y एक्सिस हो गया और z एक्सिस की तरफ आपका ये z एक्सिस, बाहर की तरफ z एक्सिस होता है, अंदर की तरफ माइनस j। ये आपको माइनस x और नीचे की तरफ माइनस y, ये आपको मान लीजिए माइनस y हो गया और ये आपको हो गया माइनस x। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ए पार्टिकल ऑफ चार्ज स्मॉल कैपिटल क्यू, एक पार्टिकल है जिसका चार्ज कैपिटल क्यू है और उसका मास भी दिया हुआ डेट इज स्मॉल m, इज मूविंग अलोंग अ वेलोसिटी v अलोंग x एक्सिस। मतलब एक कोई पार्टिकल है यहाँ पर इंटर कर रहा है अलोंग x एक्सिस विथ वेलोसिटी v। ठीक है, इन द रीजन ऑफ x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है, वहां पर इंटर कर रहा है विथ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b अलोंग द z एक्सिस। मतलब इसके तरफ बाहर की तरफ आपको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, बाहर की तरफ डेट इज z एक्सिस की z एक्सिस डायरेक्शन में आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। द पार्टिकल विल पेनिट्रेट इन दिस रीजन इन द x डायरेक्शन अप टू द व्हाट डिस्टेंस। तो फोर्स कैसे लगेगा, तो देखो आपने देखा है कि जो
फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स, उसको आप राइट हैंड से भी दिखा सकते हैं, हालांकि ऑफिशियल देखने का तरीका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, पर हम यहाँ पे राइट हैंड से देखेंगे। तो जिस तरफ आपको मैग्नेटिक फील्ड होता है उस तरफ अपन क्या करते हैं, तो उस तरफ हम लोग करते हैं फिंगर को। तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो बाहर की तरफ आपने फिंगर किया, इस तरफ आपको वेलोसिटी है यानी इस तरफ आपने कर, तो इस तरफ आपका वेलोसिटी है तो इस तरफ आपने किया थंब को, इस तरफ आपका थंब हो गया और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड यानी फोर्स जो लगेगा वो नीचे की तरफ। कहने का मतलब यह है कि नीचे की तरफ कहीं भी आप एक सेंटर लेके इसको अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो ये जो चार्ज है वो यहां से इंटर करेगा और इस तरीके से यहां पर एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपने क्या देखा कि ये जो चार्ज है वो कितना अंदर तक पेनिट्रेट कर रहा है एक्स एक्सिस में, वो सिर्फ और सिर्फ आर पेनिट्रेट कर रहा है। और रेडियस का फॉर्मूला आपको पता है वो होता है एम बी अपॉन क्यू बी, यानी इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा एम बी अपॉन क्यू बी। क्यू जो है यहाँ पे कैपिटल क्यू है तो यहाँ पे आप कैपिटल क्यू डालिएगा, बाकी सब चीजें आपको सेम है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, 8 के बाद अपन देखेंगे 9। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर ईच ऑफ लेंथ 500 मीटर एंड अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर अपार्ट इज 10 न्यूटन इफ द करेंट इन वन कंडक्टर इज डबल दैट इन अनदर वन देन द वैल्यूज विल बी रेस्पेक्टिवली। अगर किसी एक में हम लोग डबल कर देते हैं दूसरे से तो फोर्स में क्या हो जाएगा, इफ द करेंट इन वन कंडक्टर इज डबल दैट इन अनदर वन। तो देखिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चंस को डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर एक दो इनफाइनाइट नहीं है, आपको लेंथ इसका दिया हुआ, दोनों का लेंथ जो है वो आपको दिया हुआ है 500 मीटर, इसका भी लेंथ जो है वो आपको दिया हुआ है 500 मीटर। देखिए द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर ईच ऑफ लेंथ 500 मीटर एंड अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, इनके बीच जो डिस्टेंस है डेट इज 20 सेंटीमीटर। अगर डिस्टेंस पर यूनिट फोर्स पर यूनिट लेंथ का अगर फॉर्मूला देखिएगा दैट इज डी एफ अपॉन डी एल, तो उसका वैल्यू होता है म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई आर। ये होता है आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों के बीच में जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आ रहा है वो आपको फोर्स आ रहा है 10 न्यूटन, लेंथ जो है डेट इज 500 मीटर। यहाँ पर म्यू नॉट की वैल्यू आपको म्यू नॉट ही रहेगी। आई वन जो है एक करंट जो है दूसरे के डबल है, यानी I1 को आप मान लीजिए डेट इज 2 टाइम्स ऑफ I2, यानी I1 की जगह पे मैंने पुट कर दिया 2 टाइम्स ऑफ I2 और यहाँ पर पुट कर दिया 2 टाइम्स ऑफ अगेन I2 अपॉन 2 इंटू पाई इंटू आर। जो डिस्टेंस है वो आर डिस्टेंस कितना दिया हुआ डेट इज 20 सेंटीमीटर। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 अपॉन 100 मीटर, क्योंकि अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हमको डिवाइड करना होता है 100 से, तो ये हो जाएगा 1/5 मीटर। इसको अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो इंटू 1 और 5 ऊपर चला जाएगा दैट इज 5। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 10/100 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट, आप देख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो गया 10/500 दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स आपको 10 न्यूटन, लेंथ है 500। म्यू नॉट की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, म्यू नॉट की जगह पे यहीं पर आप पुट कर दीजिए दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी यहाँ पे आ जाएगा दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻7। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा इंटू 5 इंटू 2 दैट इज 10 इंटू ये हो जाएगा I1 I2 अपॉन यहाँ पर आपको हो जाएगा 1। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपको करंट की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगा आपको I1 जो आपको आ जाएगा वो आ जाएगा आपको 200 I1 I2, यहाँ पे I2 I2 है तो I2 जो आएगा I1 आ जाएगा 200 और I2 जो आ जाएगा वो आपको 100 एम्पियर। बस इसको सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस बन गए। ठीक है, ये आपको बहुत आसान तरीके से ये सारे क्वेश्चंस बन गए। I1 आपको 200 एम्पियर आ गया और I2 आपको 100 एम्पियर आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब अपन आगे बढ़ते हैं, दैट वन इज क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरी करंट 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर in the same direction are separated by 20 centimeter. The force between the wire is, force
पर यूनिट लेंथ आपको निकालना है टू स्ट्रेट वायर्स के बीच में। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ देता हूं मैं। क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरी करेंट 5 एम्पेयर एंड 10 एम्पेयर इन द सेम डायरेक्शन आर सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर, द फोर्स बिटवीन वायर विल बी। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको यहाँ पे निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r। ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर 2 वायर्स है, उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो r है, एक में करंट आपको I1 फ्लो हो रहा है, दूसरे में करंट आपको I2 फ्लो हो रहा है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का ये फॉर्मूला आपने देखा। अब यहाँ पर अपन पुट करते हैं वैल्यूज को, तो म्यू नॉट की जगह पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो जैसा कि हमको पता है कि म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। तो यहाँ पर हम लोग म्यू नॉट की जगह पे पुट करेंगे, डेट इज 4 पाई 10⁻⁻⁷। I1 की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 5 एम्पेयर, I2 की जगह पे पुट करेंगे 10 एम्पेयर, अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई इंटू आर। जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो आपको दिया हुआ है, डेट इज 20 सेंटीमीटर। यानी आर इसको अगर आप लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हमको 100 से डिवाइड करना होता है, यानी ये हो जाएगा 1/5 मीटर। यानी यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं 1 और अपॉन 5 मीटर। तो 2 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा, यानी 5 5 जाए 25 इंटू 5 50 और 50। तो यहाँ पे हो जाएगा 550 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻⁷। यह आपको आ जाएगा DF अपॉन DL। इसको अगर थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻⁷। जैसा कि आपको पता है कि अगर बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। यानी यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻⁵। जो आपको आंसर किस में आ रहा है, दैट इज आंसर नंबर 2 में रिपल्सिव है, तो यानी 1 होगा, क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स अट्रैक्टिव होगा। कैसे होगा, जैसे ऊपर की तरफ आपको करंट फ्लो हो रहा है तो इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड आपको अंदर की तरफ होगा। अब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर की तरफ करंट है, यानी यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो आपको इस डायरेक्शन में लगेगा। इसके कारण से अगर इधर देखिएगा तो इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पर बाहर की तरफ होगा। बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर की तरफ करंट है, यानी इस पे फोर्स आपको इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी इस पे फोर्स आपको इस डायरेक्शन में लगेगा। अब दोनों वायर पे फोर्स आपको अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो देखा किसी आसान तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम इज शंटेड बाय 2 ओम रेसिस्टर, द पार्ट ऑफ द मेन करंट फ्लोज थ्रू द मेन मीटर थ्रू द मीटर इज। देखिए गैल्वेनोमीटर को हम लोग पहले जानते ही हैं कि यहाँ पर आपको गैल्वेनोमीटर होता है और यह गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, और यहाँ पर होता है शंट रेसिस्टर जो हम लोग कनेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल r/s, और यहाँ पर होता है गैल्वेनोमीटर और इसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब जैसे यहाँ पर जो है वो आपको करंट फ्लो हो रहा है, सपोज करिए कि I ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो यहाँ पर जो फ्लो होता है डेट इज I माइनस IG। अगर टोटल करंट इसमें आ रहा है दैट इज I, जिसको गैल्वेनोमीटर मेजर कर रहा है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि द गैल्वेनोमीटर ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम, यानी इसका रेसिस्टेंस जो है वो 20 ओम दिया हुआ है, शंटेड बाई 2 ओम रेसिस्टर। यहाँ पे जो ओम है वो 2 ओम रेसिस्टेंस है। द पार्ट ऑफ द मेन करेंट फ्लोज थ्रू द मीटर, मतलब आपको IG की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आपको पता है, हम लोग ने पढ़ा भी था कि V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ। अगर दोनों रेसिस्टर के अबाउट देखें तो वोल्टेज सेम है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, यानी करंट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। अगर ऐसा लगता है ना तो हम करंट डिवीजन रूल लगाते हैं, और करंट डिवीजन रूल अगर लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो ये रेसिस्टेंस है, जैसे ये अगर करंट जिधर फ्लो हो रहा है उस रेसिस्टेंस को ना लेके बल्कि दूसरा रेसिस्टेंस को लेते हैं, यानी यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला बनेगा IG का वो रेसिस्टेंस ऑफ शंट रेसिस्टेंस अपॉन टोटल रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर अपॉन शंट रेसिस्टेंस इनटू I, ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा। अगर मान लीजिए कि मैं शंट रेसिस्टेंस का वैल्यू देखता हूँ तो शंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई, नीचे में देखा जाए तो 20 प्लस 2 डेट इज 22 इंटू टोटल करेंट देखा जाए तो टोटल करेंट कितना हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू I।
अगर इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा I अपॉन 11, यानी IG हो गया I अपॉन 11, यानी 1/11वां पार्ट जो है वही आपको इससे फ्लो होगा, बाकी जो 10/11वां पार्ट है वो आपको शंट रेजिस्टेंस से होके गुजरेगा, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया 2। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है कि द रेसिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज 100 ओम, द असेंट ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड टू इट टू कन्वर्ट इट इनटू एन एमोमीटर, द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। बहुत इजी है, आप देखिए कैसे। सबसे पहले अपन गैल्वेनोमीटर का डायग्राम बना देंगे। ये रहा गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे रहा रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, यहाँ से आपने शंट रेसिस्टर कनेक्ट किया, इसको हम लोग बोलेंगे रेसिस्टेंस शंट। यहाँ से आपको करंट आई फ्लो हुआ, गैल्वेनोमीटर के अबाउट आपको आई जी गया और इसके अबाउट आपको गया आई माइनस आई जी। आपको वैल्यू निकालनी है, द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज, मतलब आई जी की वैल्यू निकालनी है कि आई जी की वैल्यू कितनी होगी। अगर इस द रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 100 ओम, द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द एमोमीटर इज, ओके, आपको एमोमीटर की इंटरनल रेसिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए इंटरनल रेसिस्टेंस एमोमीटर की निकालनी है, इसका मतलब यह है कि ये जो एमोमीटर है इसमें आपको दो रेसिस्टेंस है, एक आरजी है और एक आरएस है, और ये दोनों पैरेलल में है। अगर दो रेसिस्टर पैरेलल में होते हैं तो आपको पता है कि उसका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो पैरेलल रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/RG प्लस 1/RS, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले RG देखते हैं, तो रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 100 ओम दिया हुआ है और शंट रेसिस्टेंस 5 ओम दिया हुआ है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1/100 प्लस 1/5, डेट विल बी इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। तो 1/R इक्विवेलेंट देखेंगे आप, इसमें एलसीएम ले लीजिए, 100 हो गया, यहाँ पे 20 प्लस 1 हो गया 21, ये हो गया 21/100, यानी R इक्विवेलेंट जो आ गया वो आ गया 100/21, यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको कितना आ गया 100/21। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह आपको आएगा लगभग 4.8 ओम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4.8 ओम, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से हम लोग 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 13। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 13। इसको आप अपन सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, अ गैल्वेनोमीटर हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 50 ओम इज शंटेड बाय 0.5 ओम रेसिस्टर, द फ्रैक्शन ऑफ द मेन करंट दैट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज। वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर जैसे सपोज करिए आपका ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पर आपको ये रहा शंट रेसिस्टेंस, ये रहा रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये रहा शंट रेसिस्टर और ये रहा गैल्वेनोमीटर। यहाँ से करंट आपको आई जा रहा है, यानी इस डायरेक्शन में देखिएगा तो आई जी जाएगा और इस डायरेक्शन में देखिएगा तो आई माइनस आई जी जाएगा। अब आपको बताना है कि द फ्रैक्शन ऑफ द मेन करंट दैट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज, वो कौन सा फ्रैक्शन है मेन करंट का जो गैल्वेनोमीटर से जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आईजी की वैल्यू निकालनी है। तो अभी हम लोग ने देखा था कि आईजी की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। उसमें होता क्या है कि करंट डिवीजन रूल अगर अपन लगाते हैं तो ऊपर वाला रेसिस्टेंस ना लेके नीचे वाला रेसिस्टेंस लिखते हैं। जो करंट जो होता है वो रेसिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसके कारण से ये रेसिस्टेंस ना लेके नीचे वाला रेसिस्टेंस लिखते हैं। और इसका फॉर्मूला भी हम लोग ने देखा है, तो ये हो जाएगा RG अपॉन RG प्लस RS इंटू I। अब यहाँ पर देखिए इसका रेसिस्टेंस आपको दिया हुआ 50 ओम, इसका रेसिस्टेंस भी दिया हुआ आपको 0.5 ओम। इन दोनों वैल्यू को हम लोग वहां पे पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपको हो जाएगा 0.5 अपॉन 50 प्लस 0.5 इंटू आई। अगर इसको और सिंप्लीफाई करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5 अपॉन 50.5 इंटू आई। ये पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इंटू 10 ऊपर में आएगा, इंटू 10 नीचे में आएगा, दोनों आपको 10 कैंसिल हो गया। ये 5 1 5 101, यानी ये जो आपको IG हो गया वो हो गया I/101, यानी आंसर हो गया 1/101 है। तो डेट वन इज ये सेकेंड नंबर I/101। तो यहाँ पे आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, अ मैक्सिमम करंट ऑफ 5 मिली एम्पेयर कैन बी पास थ्रू अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेसिस्टेंस 40 ओम। द रेसिस्टेंस टू बी कनेक्टेड in series to convert it into a voltmeter of range 0 to 50 volt.
कहने का मतलब ये है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जैसे सपोज करिए गैल्वेनोमीटर है और यह गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेसिस्टेंस है जो आपको दिया हुआ है 40 ओम। तो ये रहा इंटरनल रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का। अब यहां पर ये कह रहा है कि कितने रेसिस्टेंस का शंट रेसिस्टर कनेक्ट किया जाए ताकि यह गैल्वेनोमीटर जो मैक्सिमम करंट यहां से बियर हो सके वो हो सके 5 मिली एम्पेयर। देखिए होता क्या है, जब गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो शंट रेसिस्टेंस को आपको उसके सीरीज में कन्वर्ट करना होता है गैल्वेनोमीटर के। हालांकि पूरा होल अगर गैल्वेनोमीटर देखिएगा तो वो सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट होता है। जो इसके अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप अबाउट गैल्वेनोमीटर, और इसके अबाउट जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप अबाउट शंट रेसिस्टर। और ये दोनों कंबाइन करके मैक्सिमम जो पोटेंशियल होना चाहिए वो होना चाहिए 50 वोल्ट। इसी हिसाब से आपको यह आरएस की वैल्यू रखनी है। तो जैसे सपोज करिए आई करंट फ्लो हो रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है जैसे वी वो होता है आई इंटू आर। तो यहां पर दोनों रेसिस्टेंस आपको सीरीज में है, तो सीरीज में है कि इनका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी यहां पर हो जाएगा आई इंटू ये हो जाएगा आर जी प्लस शंट रेसिस्टेंस दैट इज आर ऑफ एस। उस हिसाब से देखा जाए तो जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 5 मिली एम्पेयर दैट इज 5 इंटू 10⁻³ एम्पेयर। मिली एम्पेयर कहने का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 10⁻³ मिली को 10⁻³ से दिखाते हैं तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ यहाँ पे हम लोग ने पुट कर दिया इंटू इसका अगर रेसिस्टेंस देखा जाए तो ये 40 ओम है और ये आर एस है। तो ये हो जाएगा 40 प्लस आर ऑफ एस इज इक्वल टू ये जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज 50। अब यहां से आप चाहें तो आर एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आर एस की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो इस वाले पार्ट को आप यहाँ पे पहले इसको लेते आइए। तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻³ विल बी इक्वल टू 40 प्लस आर एस। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया। यहाँ से आप देखेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻³ प्लस 3 और एक 1 है यानी 10⁻4 हो जाएगा दैट इज 10,000 हो जाएगा इज इक्वल टू 40 प्लस आर एस। अगर हम यहां से आर एस की वैल्यू देखेंगे तो आर एस की वैल्यू कितना हो जाएगा 10,000 माइनस 40। 10,000 माइनस 40 अगर आप करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 9,960। ये हो जाएगा 9,960। ये आंसर जो है आपका ये है आंसर नंबर 2। तो देखिए कितने आसान तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कन्वर्ट अ वोल्ट मीटर मेजरिंग 15 वोल्ट इनटू अ वोल्ट मीटर मेजरिंग 150 वोल्ट। एक वोल्ट मीटर है जो आपको 15 वोल्ट मेजर कर रहा है, उसको मुझे कन्वर्ट करना है 150 वोल्ट मीटर में। इफ द रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज 1000 ओम, वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस आपको 1000 ओम है, तो देन द रेसिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन। देखिए होता क्या है कि ये रहा आपको वोल्ट मीटर, आप इसको बोलिए गैल्वेनोमीटर, ये रहा आपको गैल्वेनोमीटर और ये रहा इसके अबाउट रेसिस्टेंस जो कनेक्टेड है। यह रेसिस्टेंस की वैल्यू आपको 1000 ओम दिया गया है। इसके अबाउट जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है दैट इज वोल्टेज अबाउट पोटेंशियल गैल्वेनोमीटर। आप डायरेक्ट बोलिए वोल्टेज अबाउट गैल्वेनोमीटर और यह जो आपको दिया हुआ दैट इज 15 वोल्ट। अब मुझे बताना है कि यहां से कितना रेसिस्टेंस और कनेक्ट करें ताकि ये जो टोटल जो वोल्ट मीटर बन जाए वो बन जाए 150 वोल्ट का। अगर टोटल 150 का बन जाए तो पहले से ऑलरेडी यहाँ पे 15 ड्रॉप है यानी यहाँ पे ड्रॉप होना चाहिए कम से कम 135 वोल्ट का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें करंट मेजर करेंगे, जो करंट आपको इंटर कर रहा है, क्योंकि जो करंट आपको इंटर कर रहा है वही करंट आपको यहाँ पर भी इंटर करेगा, सेम जाएगा। क्योंकि जब आप गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको जो रेसिस्टेंस होता है उसको आपको सीरीज में कनेक्ट करना होता है दैट इज शंट रेसिस्टेंस। लेकिन होल गैल्वेनोमीटर को आपको सर्किट में एज पैरेलल कनेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग इस वायर में देखिए इसके अबाउट रेसिस्टेंस आपको 1000 ओम दिया हुआ है और इसके अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप आपको 15 वोल्ट दिया गया है। अगर यहाँ से आप ओम्स लॉ लगाते हैं तो ओम्स लॉ पता है व्हाट इज V इज इक्वल टू आई आर, यानी अगर आप यहाँ से I निकालेंगे तो I कितना हो जाएगा V बाई आर। तो यहाँ पर कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मुझे निकालना है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई आर। अब V कितना दिया हुआ, तो V दिया हुआ है आपको 15 वोल्ट और R कितना है दैट इज 1000 ओम। तो ये हो जाएगा 15 बाई 1000 एम्पियर।
अब यहां से भी जो करंट इंटर करेगा ना वो सेम करंट होगा, और इसके अबाउट जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो आपको दिया हुआ है 135 वोल्ट, तो इसका रेसिस्टेंस निकालना है। तो अब यहां पर आप क्या लगाएंगे, तो वही वाला फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब मुझे निकालना है R, तो R क्या हो जाएगा V अपॉन आई। तो इसके अबाउट जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है, तो इसके अबाउट जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो है 135, और यहाँ पर जो करंट है वो कितना है, डेट इज 15/1000। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे 15/1000, दैट विल बी इक्वल टू R। ये 1000 आपको ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 135 इंटू 1000/15, दैट विल बी इक्वल टू R। 15 से 135 को कनेक्ट डिवाइड करेंगे तो 15 9 135, तो यहाँ पे जो रेसिस्टेंस आपको आएगा दैट वन विल बी इक्वल टू 9000 ओम। आप देख सकते हैं इसमें कौन सा ओम है, दैट इज 9000 ओम, आपको सेकेंड ऑप्शन है, और यह कनेक्ट हुआ है आपको गैल्वेनोमीटर के सीरीज में, यानी ऑप्शन नंबर 2। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से हम लोगों ने ये 15 क्वेश्चन सॉल्व किया। और इसी तरह के क्वेश्चंस अगर आप हमारे चैनल में चाहते हैं तो आप चाहे हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे वन शॉट वीडियोस आपको अवेलेबल है, वहाँ पर आपको डिफरेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस अवेलेबल है, आप चाहे तो उसको देख के अपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बिल्डअप कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।